हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024, जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 25वां वीडियो है, जिसमें हमने परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को लिया है, जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए। अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं, नॉर्मल स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है वह ऐसे तरीके को नहीं जान पाते हैं जिससे कि आंसर जल्दी आ जाए, कम समय में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष बाद 12,500 राशि की देय राशि कितनी हो जाएगी। अगर देखिए अभी जो तैयारी शुरू किए होंगे, नॉर्मल स्टूडेंट होंगे, कहीं ना कहीं वह बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे, जो कि आप अमाउंट के लिए जो फार्मूला लगाइएगा P/1 + R/100 पर पावर n, ठीक है, ये फार्मूला लगाइएगा, जो कि पूछ रहा है कि कितनी देय राशि कुल राशि कितनी हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं ये मिश्र धन पूछ रहा है, और मिश्र धन बराबर ये फार्मूला लगाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। लेकिन इससे लगाने से बेहतर है कि आप शॉर्टकट लगाओ, जल्दी आंसर आएगा। जैसे इसने कितना वर्ष का है, 2 वर्ष। हमारे पास दिया क्या क्या है इस बात को समझिए। रेट दिया है कितना, 10%, और टाइम दिया है 2 वर्ष, और मूलधन दिया है 12,500, यह है ना। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर रेशियो कॉन्सेप्ट लेंगे, जैसे मूलधन और अमाउंट का रेशियो। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे तो समझिएगा। सिर्फ यहाँ पर हमको रेट से मतलब है। अभी रेट कितना है, 10%। क्या 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10, आप ये जो नीचे वाला डाटा है वह मूलधन है, और ऊपर वाला डाटा वह ब्याज है, इस बात को समझिए। लेकिन अगर आप अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस CI। बात समझ रहे हैं, CI यानी मूलधन आपका 10 और ब्याज आपका 1, तो 11। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11। यानी यहाँ पर अमाउंट जो निकल जाएगा 11 निकल जाएगा। कैसे कि नीचे वाले को हमने मूलधन माना, ऊपर वाले को ब्याज माना। लेकिन ये कब का, 1 साल का। ये जो अमाउंट निकला है 11, 1 साल का। तो 10 से 11 हुआ 1 साल में, लेकिन टाइम कितना दिया है, 2 साल। तो इसका पावर कर दीजिए 2। क्या करना है, पावर को 2 कर दीजिए। तो ये 10 का स्क्वायर 100, और ये 11 का स्क्वायर 121। तो हमें दिया है मूलधन, यानी P का मान 12,500। लेकिन आया कितना, अनुपात में देखा जाए तो ये कितना है, तो 100 है, और रियल में 12,500 दिया है। तो आप इसको 100 का ये कितना गुना, तो आपका जवाब होगा कि 125 गुना है। 100 का ये कितना गुना है, 125 गुना है। तो अब 121 का भी 125 गुना कर दीजिए, आपका आंसर। देखिए यहाँ पर जो ये टाइम है, अगर 3 वर्ष देता तो यहाँ पर पावर 3 करते हैं, 4 देता तो 4 करते, जितना देता समय उसका उतना हिसाब से पावर लगाते हैं। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको गुना कर लीजिए। मैं यहाँ पर गुना कर रहा हूँ, मैं शॉर्टकट गुना करने का कोशिश करता हूँ। देखिए आप भी, तो 5, 7, 3, 1, फिर 11 से 5, 7, 5, 12, 7, 3, 10, 1, 11, 3, 1, 4, और 1, 1, 2। तो ये जाकर आ गए। कहीं गुना गलती हो रहा है तो गुना, देखिए आप डायरेक्ट गुना कीजिए। 125 गुना 121, ठीक है, 121। तो यहाँ से 5, 2, 1, फिर 2 से 5 दूनी 10, 2 3 4, 1 5, 2 1 2, 250, फिर 125 ही हो जाएगा।
तो ये कितना आ गया, 5 2 5 5 10 1 11 और ये 2 2 4 1 5 15 125। तो कितना हो गया इसका, 15 125। ठीक है, तो ये मेरा अमाउंट का निकल गया, रियल में अमाउंट 15 125। तो इससे बेहतर है कि आप इन सब तरीक़ों को अप्लाई कीजिए, वो जल्दी आंसर दे देगा। और भी तरीके हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हो सकता है इससे भी फास्ट आए उस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, अब इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इससे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको एक अंदाज़ा लगाने का नियम बताने का कोशिश करता हूँ, समझिए कैसे। तो यहाँ पर क्या है, 1296 रूट अंडर 1296। अब इसका अंदाज़ा लगाकर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप प्रॉपर तो निकाल सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 1296 है, तो इसके आसपास किसका स्क्वायर हो सकता है, अगर जिसका आपको पता हो तो आपका जवाब हो सकता है कि 30 का स्क्वायर 900 होता है कि नहीं। और अगर आप कहिएगा कि 40 का स्क्वायर 1600 होगा, कितना होगा 1600। तो ये 1600 ज़्यादा ही 900 कम है, कहीं ना कहीं 30 और 40 के बीच में होगा, यानी 40 से तो छोटा ही होगा। लेकिन लास्ट में 6 है, लास्ट में क्या है 6, तो इसका मतलब या तो 36 का हो सकता है या तो ये 34 का हो सकता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो देखिए 36 का, या तो ये 36 का हो सकता है या 34 का। तो आप 36 का स्क्वायर करके देख लीजिए, अगर है तो इसका मतलब वो 36 ही होगा, बात समझ रहे हैं। तो 6 3 18 2 36, 6 के 36, 3 3 9, बिल्कुल ये 36 का ही 1296। तो यहाँ से डायरेक्ट कैसे, मैंने यहाँ पर ट्रिक लगा दिया हमने और कुछ नहीं किया है। तो ये चीज़ आपको भी समझना है और ये ट्रिक सीखनी है तो मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाया हूँ, उस पर जाकर देखिए। तो ये कितना का है 36 का, ये 11 का, ये 15 का, और ये 216 पर 1/3 कहने का मतलब क्या है, 216 पर पावर 1/3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर करनी में 3 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? जब करनी में 3 है तो इसका मतलब रूट 216 को 6 गुना 6 लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पर 3 है। तो ये 3 गो का कहने, यहाँ पर 3 होने का मतलब कि 3 का एगो बनकर निकल जाना, तो ये 6। तो 216 पर पावर 1/3 कितना हो जाएगा 6। तो ये हुआ, और यहाँ पर कितना 11 रूट अंडर 225। 225 का मान कितना 15, तो ये 15 से 15 खत्म, 11 से 11 खत्म, 6 से 6 बार में, तो इसका राइट आंसर 6। तो देखिए रूट वाला कम से कम अंदाज़ा लगाकर अगर बनाते हैं तो जल्दी आएगा। अगर आप प्रॉपर निकालने बैठ गए हैं तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। अगर ये सब तरीके से 1296 फिर ऐसे कीजिए तो ये ज़्यादा टाइम कहीं ना कहीं आपको लग जाएगा। तो बेहतर है कि शॉर्टकट लगाइए जिससे कि जल्दी आंसर आए, और आपको पता है कि एग्ज़ाम में टाइम कितना मायने रखता है कि नहीं। एक सेकंड आपके लिए महंगा पड़ सकता है। तो देखिए नेक्स्ट, यदि ए बी द्विघात समीकरण x² - 11x + 18 बराबर 0 के मूल्य है, यानी ए बी जो है इस द्विघात समीकरण के 2 मूल्य हैं, तो a² और b² का मान क्या होगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं। हालांकि द्विघात समीकरण तो आप लोग को निकालने के लिए आना चाहिए, नहीं आते हैं तो समझिए, और जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, वो बेहतर रहेगा, बात समझ रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं देखना ही है, सीखना ही है, तो सीख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है आइडिया तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर x के आगे में जो है वह a होता है। क्या होता है, यहाँ पर मैं प्रॉपर सिखाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमें पता है हमारे जो व्यूवर हैं कहीं ना कहीं नॉर्मल स्टूडेंट हैं, बहुत सारे, कुछ लोग अच्छे भी हैं और बहुत सारे नॉर्मल स्टूडेंट हैं। तो हो सकता है कि वह ना जानते हो बेसिक तरीका, तो मैं सभी को यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। तो x के आगे में जो है, x² के आगे में जो रहता है उसको
ए कहते हैं, और एक एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, ठीक है। एक्स के आगे में जो है वह बी होगा, तो एक्स के आगे में क्या है, -11, -11 एक बी है, ठीक है। और जो यहाँ पर है वो डाटा सी होगा, तो ये 18, ठीक है। तो इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, हमको लेना है ए गुना सी, ए गुना सी, तो ए का मान तो आपका जवाब होगा कि 1 है, बी का मान 18। अब इस 18 को हमें तोड़ना है, छोटा करना है, और उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है उसको, जैसे एक्स स्क्वायर और ये लास्ट वाला, अब 10 का 10 उतार दीजिए, 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 बराबर में इस 11 को पुराना, इस 11 -11 पुराना है, AC को तो यानी AC का गुणनखंड करके जोड़ मड़ोड़ के ये -11 पुराना है, तो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। तो आप कह सकते हैं 9 गुना 2 कर दीजिए, 18 हो जाएगा, और 9 2 11 भी होता है, 9 2 11 भी होता है। तो मैं इसको ले सकता हूँ क्या, 9x - 2x, तो मैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुटकर -11 बन जाएंगे। क्या बात को समझ पा रहे। तो यहाँ से आप कॉमन लीजिए, x - 9, x को कॉमन ले लिया, फिर यहाँ से -2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या होंगे, x - 9 बराबर 0। तो ये दो चीज़ समान आ गए, तो इसको एक में करके निकाल लीजिए। तो यहाँ पर फिर दूसरा क्या, ये x - 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 9 आ जाएंगे, यहाँ से x बराबर 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसने कहा कि जिसके दो मूल हैं वह a है और b है, यानी ये जो एगो x का मान आया ये a है, और दूसरा जो x का मान आया वो b है, यही दोनों मूल तो है। बस हमको ये बस पूछा है a² + b², ठीक है। तो a का मान कितना, 9, इनमें से किसी को भी a भी मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो a का मान 9 का स्क्वायर, b का मान 2 का स्क्वायर, तो a का मान 9, तो 81 स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 81 4 85, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 85। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन इजी है, बट मैं इसको दूसरे तरीके से कराने वाले हैं। करने का 99% लोग जो है आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में कम से कम 30 सेकंड से ऊपर लगाएंगे, लेकिन इतना टाइम लगने वाला ये क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूँ, भले अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट है तो यहाँ से आप डाटा नहीं भी उतारिएगा, तो डायरेक्ट आप मन में कैलकुलेट कर लीजिएगा कि ये कितना % होगा। जैसे मैंने कर लिया, डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ कि ये आंसर होगा। अब कैसे, तो मैंने यहाँ पर दोनों का अनुपात ले लिया। क्या ले लिया, ये जो वेतन का अनुपात है और ये बचत का जो अनुपात है, यानी सेविंग का अनुपात जो है, इसका मैंने ले लिया। ये कितने हैं, 2 लाख है ना, मैं जो भी है इतना, और ये कितना 88,000, ठीक है, इतना है। तो ये दोनों का अनुपात ले लिया, तो 3 0 3 0 तो आराम से कट जाएगा। तो इसको मैं 2 से कटा दूँ तो ये 100, और इसको मैं 2 से कटा दूँ तो ये 44। देखिए इसने क्या कहा कि तो व्यक्ति अपने वेतन का बचाता है कितना %, यही तो परसेंट में आंसर है, तो यही ना पूछा। तो किसी भी चीज़ का आप जो वैल्यू निकालते हैं परसेंटेज, वो 100 पर निकलता है। तो इसी डाटा को मैंने 100 बना दिया, और इसको जैसे 100 बनाया, ये भी जिस चीज़ से मैंने इसको भाग दिया उसी चीज़ से मैंने इसको भी भाग दे दिया। बस 100 बराबर 100 अनुपात का, यानी 100 अनुपात 44 आ गया। तो 100 पर ही किसी का मान निकलता है, तो 100 ये 100 के बराबर क्या है, 44, तो ये 44%। हम बात समझ रहे हैं।
अगर नहीं समझे तो फिर बेसिक तरीका समझिए। हालांकि देखिए इसने क्या कहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन जो है इतना रुपया, उसका वेतन इतना है और इतना रुपया वो बचाता है। तो बचत का ही प्रतिशत पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखिए, और जिससे यानी तुलना करने के लिए बोल रहा है उसको नीचे। तो ये नीचे परसेंटेज के लिए 100 से गुना, इसको भी हल कीजिएगा तो वही आएगा आपको। ये 2 जीरो यहाँ से कटा और ये 3 जीरो यहाँ से कटा, तो कितना आया 44। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा अनुपात वाले भी नियम को सीख लीजिए, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो इतना बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला लगाने से ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आप फार्मूला लगाने बैठें तो। हालांकि मैं फार्मूला लगा कर बताता हूँ। देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस इतना बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि कोट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। इतना बराबर जो है यानी इतना बराबर जो होता है कोट स्क्वायर थीटा माइनस इतना बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि सेक स्क्वायर थीटा और इधर माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो एक से ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में ये कट गया, ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में कट गया, कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब जीरो, कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब आंसर जीरो। लेकिन ये मान आंसर याद रहेगा तब ना, यानी इतना के बराबर फार्मूला याद रहेगा तभी तो कर पाइएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो बेहतर है कि देखिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको समझिए, भले ही टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन उस टाइप से, लेकिन अगर नहीं करने से बेहतर है कि कर लीजिए तो वो बेहतर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कैसे कर सकते हैं आप, इनमें से थीटा का मान कुछ भी ले लीजिए, यानी सब में थीटा है, थीटा का मान आप कुछ भी ले लीजिए चलेगा। जैसे मैं यहाँ थीटा बराबर 45 डिग्री ले रहा हूँ, तो एक बात बताइए, सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा के जगह पर मैंने 45 पुट कर दिया, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी थीटा के जगह पर यहाँ भी मैं 45 पुट करूँगा, जहाँ जहाँ थीटा दिखेगा वहाँ हम 45 पुट करेंगे, ठीक है। माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेक 45 का मान कितना, √2, और √2 का स्क्वायर प्लस कोस 45 का भी मान कितना, वो भी √2 का स्क्वायर माइनस, यानी कोसेक 45 का भी मान √2 होता है, -1, और ये ब्रैकेट में बंद 1 प्लस 10 45 का मान 1 और माइनस कोट 45 का मान 1, ठीक है। तो यहाँ √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, यहाँ पे √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 माइनस 1, यहाँ पर माइनस है 1 1 2, फिर यहाँ माइनस है, ठीक है। तो 2 और ये 2 में 1 जाएगा तो 1 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, तो यहाँ से ये 1 कटा और ये भी कट गया, तो क्या बचा 0। तो मैंने थीटा कितना पुट किया था 45, क्या मैं यहाँ पर थीटा 45 पुट कर दूँ तो क्या ये 0 आंसर आएगा क्या, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, ये तो 2 आ जाएगा। तो 2 नहीं हो सकता है, फिर ये भी नहीं हो सकता है, 1 तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर थीटा पुट मतलब कि 1 तो आंसर है ही नहीं, तो कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर थीटा 45 पुट करूँ तो यहाँ पर कोट 45 का मान कितना 1 है ना, तो एक ऑप्शन। तो देखिए जो चीज़ आप क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं वही चीज़ आप ऑप्शन में पुट कीजिए और दोनों का आंसर सेम हो जाए वो राइट आंसर हो जाएगा।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सूत्र याद है तो फिर आप बेसिक तरीके से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं याद है तो आप थोड़ा सा कोई भी मान रख कर बना सकते हैं, बशर्ते आपको मान याद होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जो क्वेश्चंस मैंने कुछ देर पहले कराया सेम टू सेम क्वेश्चन है, हालांकि चलिए मैं करा देता हूँ, हो सकता है आपका प्रैक्टिस हो जाए या अच्छी तरह समझ सके। जैसे इसने क्या कहा, नरेश वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 10,000 रुपये की राशि जमा की। 2 वर्ष बाद नरेश को प्राप्त कुल राशि क्या होगा। जहाँ पर प्राप्त कुल राशि की बात करती है वो मिश्रधन की बात करती है, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। किसकी बात करती है, मिश्रधन, जिसको हम इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग रेशियो लेंगे अमाउंट, मूलधन और अमाउंट का रेशियो, ठीक है। तो हमने क्या कहा, रेट को पकड़िए। रेट कितना है, 10%। 10% का मतलब 1/10। तो ये जो नीचे वाला है वह मूलधन है और ऊपर में जो आया है वह ब्याज है। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 10 से 11, 10 से 11। लेकिन ये कब, एक वर्ष में होगा। ये कब होगा, एक वर्ष में, एक वर्ष में यानी एक वर्ष में। लेकिन हमें चाहिए 2 वर्ष में, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका क्या कर देना, स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। तो 10 121। तो 10 का मान है 10,000, यही ना। तो इतना का मान कितना होगा, तो ये आपको दिख रहा होगा कि सीधा सीधा कितना गुना है, 100 गुना। तो इसका भी आप 100 गुना कर दीजिए। ये 100 गुना ही तो है, 100 का 100 गुना, हाँ बिल्कुल 100 गुना है। तो इसका भी 100 गुना कर दीजिए। तो ये 121, डबल जीरो चिपक गया। बस कहाँ है ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब तरीका जो है आपको जल्दी आंसर दे देगा, ना कि बेसिक तरीका। बात समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ये मात्र प्रैक्टिस क्लास है। बात समझ रहे हैं। इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इजी, नॉर्मल, हार्ड, मॉडरेट, सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं और अच्छी तैयारी अपने बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यदि 2 संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 1050 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक और उनके लघुत्तम समावर्तक से 630 कम है, तो उन 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। तो इसने क्या कहा है कि 2 संख्या का लघुत्तम समावर्तक। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 2 संख्या का जो गुणनफल बराबर जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना। तो यानी फर्स्ट चलिए मैं लिख ही देता हूँ, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ चाहिए दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर में। तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ इसमें मतलब कि सीधा सीधा तो दिया नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं। इसने कहा क्या है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग इतना है, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो योग है वह 1050 है। उसके बाद महत्तम समावर्तक उनके लघुत्तम समावर्तक से 630 कम है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 630 है। तो क्या यहाँ से आप एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं? हमारे पास 2 समीकरण आ गए, तो क्या हम यहाँ से कुछ भी लगाकर आइडिया लगाकर निकाल सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये कटा, तो ये 2 एलसीएम बराबर कितना, 0 5 3 8, ये 16 80। तो एलसीएम बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 4 840। ठीक है, तो एलसीएम तो पता चल गया कि 840 है। अब एचसीएफ, तो इन कोई भी समीकरण में एल का मान रख दीजिए, निकल जाएगा आराम से। तो मैं यहाँ पर ये ऊपर वाला समीकरण लेता हूँ, एल प्लस एच बराबर कितना है, 1050। तो इसमें
एल का मान 840 रख देता हूँ, तो एच बराबर यहाँ से निकल जाएगा, है कि नहीं। तो ये उधर जाकर घट जाएंगे, तो आप डायरेक्ट घटा लीजिए। क्या आप तो इतना मतलब कि थोड़ा सा तो समझ ही सकते हैं आप लोग। 0 1 8 में 10 में 8 गया 2, 210। तो ये कितना हो गया 210। तो अब इधर गुना कर लीजिए, जो भी आंसर आए वो आपका आंसर है। तो चलिए मैं गुना करता हूँ इधर, चलिए यहीं पर मैं गुना कर देता हूँ। ये 84 गुना 21, ठीक है। तो ये 84, ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 8 8 16, 6 1 7, 1 17 64, और डबल जीरो मैंने छोड़ा था तो डबल जीरो चिपका देंगे, है ना। तो 17 64, ये डबल जीरो मैंने ये दोनों जीरो छोड़ दिया था तो बाद में चिपका देंगे, तो 17 64 पर डबल जीरो। तो ये ऑप्शन नंबर 1 राइट है, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चंस को लेने का मतलब है यहाँ पर कि देखिए इस क्वेश्चंस में बहुत सारे दोस्त होंगे कि इसको सोल्व करने के लिए भिड़ जाएंगे, लेकिन इसको सोल्व करने का ज़रूरी ही नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए इसने कहा क्या है, ए की जो आई है बी के 7 गुनी है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन पर नज़र डालूंगी। ये ए की जो आयु है बी के 7 गुनी, तो ये बी वाला आयु होगा और ये ए वाला है आयु होगा। क्या 5 का ये 7 गुनी है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल। तो ये हो सकता है। क्या 6 का ये 7 गुनी है? हाँ ये भी हो सकता है कि नहीं 42। क्या 8 का ये 7 गुना है? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्या ये 6 का 7 गुना है? तो आपका जवाब होगा नहीं, ठीक है। अब इस हिसाब से 2 आंसर आ गए, यानी 2 ऑप्शन हो सकते हैं। तो फिर इसने कहा कि यदि उनकी आयु का योग 48 हो, तो अब दूसरी लाइन से डायरेक्ट आंसर पकड़ा जाएगा। देखिए कैसे, क्या इन दोनों का योग 48 का भी हो सकता है? क्या नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 40 होगा। तो ये तो गया काम से, तो ये राइट आंसर है। तो इसको सोल्व ना करने से बेहतर थोड़ा एक आध बार ऑप्शन पर नज़र मार देना चाहिए। क्या बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, इस क्वेश्चंस को देखिए और करने का कोशिश कीजिए। देखिए मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर कोशिश करें बनाने का, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए इसको देखिए, इसमें क्या कहा है, 5n+2 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 31 25 इतना है। तो कहीं ना कहीं हमसे n का मान पूछ रहा है कि ये जो n है वह कितना होगा। तो इसको हमें 5 की घात में चेंज करना होगा, यानी 5 के घात में चेंज करना होगा। इसको मैं अगर तोड़ूं तो ये कितना होगा। भले ही देखिए अभी आप सोच रहे होंगे कि इसको बिल्कुल तोड़ ही लेता हूँ, लेकिन आप अगर दिमाग लगाओ तो बिना तोड़े आंसर आ सकता है। कैसे, देखिए ये कहीं ना कहीं ये 625 गुना 5 है। बात समझ रहे हैं, ये 625 गुना 5 है, और 625 जो है वह 5 का कितना पावर होता है 4, और यहाँ पर गुना 5 पर पावर 1, तो यह 5 पर पावर कितना हो गया 5। क्या बात समझ रहे हैं। हालांकि आप तोड़ भी सकते हैं, आप इसको ऐसे करके तोड़ भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कि कैसे तोड़ सकते हैं। हमें तो दिखा कि ये 625 गुना 5 है, आपको भी देखनी चाहिए। 5n+2 बराबर ये कितना 5 पर पावर 5 है, तो 20 में तो सेम आ गया, तो ये 5 5 तो ख़त्म। तो ये सीधा सीधा क्या बचा, n+2 बराबर 5। तो n बराबर कितना हो जाएगा 3। हालांकि जैसे ही आप यहाँ पर 5 आया तो आप डायरेक्ट आंसर 3 कर सकते थे। क्यों? क्योंकि देखिए 2 में 3 ही जोड़िएगा तभी ना 5 होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो 3 एक ही हो ऑप्शन में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आज हो सकता है दोस्त की थोड़ी मेरी वॉइस अलग लगता होगा, क्योंकि थोड़ी सी गला में खराश हो गई है और बारिश का मौसम है, तो समझ सकते हैं। देखिए दोस्त,
संख्या देखिए औसत तो ऐसे तो आप बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इससे भी आसान तरीका से हो सकता है। बेसिक तरीका क्या है, सभी को जोड़िए और जय को संख्या है उससे भाग दे दीजिए। बात समझ रहे हैं? इन सभी को जोड़िए, जितना संख्या है उससे आप भाग दे दीजिए। जैसे इन सभी का जोड़ करने पर जो भी आए उसको जितने भी संख्या है उतने संख्या से भाग दे दीजिए, यानी योग बटे कुल संख्या। तो इस तरीके से, या तो मैं कहता हूँ जो नॉर्मल मतलब कि जो आसान तरीका हो सकता है जिससे क्या जल्दी आंसर आ जाए, इनमें से आप कुछ भी औसत मान लीजिए, औसत कुछ भी मान लीजिए। जैसे मैं कहता हूँ 20 मान लीजिए औसत, आप इनमें से कोई भी डाटा मान सकते हैं या अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे मानने से होगा क्या कि आप जल्दी कैसे आंसर ला सकते हैं बताते हैं। तो आपने मान लिया कि 20 है औसत, क्या है 20, ठीक है। इस डाटा को रहने देते हैं। अब बताइए 20 से ये कितना कम, तो आपका जवाब होगा कि 5 कम है, तो -5 लीजिए। ये 20 से कितना कम, 17 कितना कम है, तो आपका जवाब होगा कि 3 कम है, तो -3 लीजिए। ये जो है 20 से कितना कम है, तो आपका जवाब होगा कि नहीं कम है, तो मत कम है, तो इसका मतलब 0 ले लीजिए। ये 20 से कितना ज़्यादा है, तो आपका जवाब होगा कि 5 ज़्यादा है, तो इसको आप प्लस में लीजिए। ज़्यादा वाले को प्लस में लेना है, कम वाले को माइनस में लेना है। ये 20 से कितना ज़्यादा है, तो आपका जवाब होगा कि 12 ज़्यादा है, ठीक है। और ये 20 से कितना ज़्यादा है, तो आपका जवाब होगा कि 15 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इतना तो कर लिए, तो अब इसको जोड़ घटाव करके देखिए कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी बता रहा हूँ कि डायरेक्ट क्या आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए -8 और इधर 12 5 17 और 15 कितना 32, तो प्लस का 32 में 8 गया तो क्या होगा 24 आया, तो ये इसमें प्लस 24। और टोटल कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, इस 24 को 6 से भाग दे दीजिए, वही आपका एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो यहाँ से 24 को 6 से भाग देंगे तो 4, 20 + 4 24। तो ये देखिए इतना सा डाटा सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अन्यथा जितना आपको जोड़ना है फिर भाग देना है उतना करने से बेहतर है कि ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ बता ही सकता हूँ दोस्त कि ये सब तरीका बेनिफिट कर हो सकता है आपके लिए, करना ना करना तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं कहता हूँ ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। क्या है 3 पर पावर -5, 4 पर पावर -5 इंटू 5 पर पावर -5। तो देखिए 3 पर पावर -5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 पर पावर 5। ये 4 पर पावर -5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि 4 पर पावर 5, 1/4 पर पावर 5। इस 5 पर पावर 5 को क्या लिख सकते हैं 1/5 पर पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी के पावर सेम है, ठीक है, सभी के पावर क्या है सेम है। तो ये जितने भी बेस में डाटा है उसको गुना कर दीजिए, 1/3 चौके 12 पंचे 60, और पावर सबके समान है तो पावर इसमें भी समान कर दीजिए, तो 1/60 पर पावर 5 ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, एक गोताखोर स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है और प्रति प्रवाह जो है 50 किलोमीटर जाने के तुलना में अनुप्रवाह 50 किलोमीटर जाने में दोगुना समय लेता है, ठीक है। तो प्रवाह की गति क्या होगी, तो हमसे ये पूछ रहा है कि प्रवाह की गति क्या होगी, ठीक। आपको एक कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो आप आसानी से कर दोगे। दूरी बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि चाल इंटू समय, और ये बिल्कुल सभी को पता रहता है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर जो ये चाल दिया है वह
गोताखोर की ओरिजिनल चाल है, गोताखोर की ओरिजिनल चाल है। तो यहाँ पर गोताखोर की चाल को हम y मान लेते हैं जो कि 3 किलोमीटर पर घंटा है। y इसलिए मान रहे हैं कि सोल्व करने में सीधा होगा। और धारा की गति को, मतलब ये जल में तैर रहा है तो कहीं ना कहीं वह धारा है, प्रति प्रवाह है, तो धारा की बात करेगी। और धारा की गति को y मान ले, x मान लेते हैं। x बराबर हमें नहीं पता है कि क्या है। ये आपका धारा की गति है और ये गोताखोर की, किसकी? गोताखोर की, ठीक है। तो जब देखिए प्रति प्रवाह मतलब क्या, धारा इधर से जा रही है और गोताखोर इधर से जा रहे हैं, तो ये वाली बात हो गई प्रति प्रवाह, मतलब कि उल्टा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होती है, इस स्थिति में चाल घट जाता है, यानी गोताखोर की चाल में, जो गोताखोर की चाल है उसके चाल में x घट जाएगा। तो ये ओरिजिनल चाल होगी कि धारा के विपरीत दिशा में जो चलेंगे इस स्पीड से चलेंगे, आप समझ रहे हैं। और जो समय लग रहा है, चलिए ये तो चाल हो गई विपरीत धारा के प्रति प्रवाह, ठीक है, यानी धारा के विपरीत चाल किसका? गोताखोर की, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें? अनुह प्रवाह, मतलब धारा के दिशा में। तो धारा के दिशा में चलने का मतलब कि गोताखोर भी इधर जा रही है और धारा भी, यानी गोताखोर भी इधर और धारा भी इधर ही जा रही है। तो इस स्थिति में जो चाल होगी वह जुट जाता है। क्या होता है? चाल जुट जाता है, ठीक है। तो x प्लस वाई, यानी धारा के प्रवाह में जो चाल होगी x प्लस वाई होगी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक। तो ये धारा के विपरीत दिशा में, क्या है? विपरीत दिशा में, और ये धारा के दिशा में, ये धारा के दिशा में, ठीक है। ठीक है, तो ये चाल है, ये कहीं ना कहीं चाल है। अब इसने कहा क्या है, देखिए हर स्थिति में ये 50 किलोमीटर ही जा रही है, इसका मतलब दूरी समान है। इसका मतलब क्या है? दूरी इक्वल है। अगर ये दूरी नहीं भी देता तब पर भी मैं इसका आंसर, यानी आप बना सकते हो, तब पर भी इसका आंसर आप बना सकते हो। कैसे? तो देखिए अब इसने क्या कहा है कि जो अनुप्रवाह में जाने में जो समय लगता था उसका दोगुना लग रहा है। यानी जब धारा के दिशा में ये जा रहा था तो इसको अगर मान लेते एक समय लग रहा था, टाइम, जैसे मैं टाइम का अनुपात ले लूँ, टाइम का अनुपात ले लूँ तो T1 इंटू T2, ठीक है। तो धारा के दिशा में जो जा रहा था, अगर मैं कहता हूँ 1, तो धारा के विपरीत दिशा में टाइम 2 ले रहा है, दोगुना ले रहा है। धारा के दिशा, यानी धारा के विपरीत दिशा में दोगुना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर टाइम डबल, क्या हो रहा है? टाइम डबल। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो समझने का कोशिश कीजिए। तो बस देखिए ये भी दूरी और ये भी दूरी, दोनों दूरी, क्योंकि इसने दोनों दूरी तो 50 किलोमीटर ही तो कहा है, तो दोनों दूरी समान। नहीं भी दूरी लिखें तब पर भी काम होगा, लिखें तो पर भी काम होगा। तो डायरेक्ट लिखना क्या ज़रूरी है दूरी का? क्या दूरी बराबर चाल इंटू समय हुआ कि नहीं? दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे होंगे, भली बात है, ठीक है। तो नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, और ये सब क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो फिर तो हो गया, आप समझ सकते हैं। चलिए अब x का मान हमें पता नहीं, लेकिन ये जो गतिमान गोताखोर है, जो गोताखोर, उसकी गति 3 है और इसकी गति को मैंने y माना है। तो 3 माइनस x गुना 2, ये x, अच्छा
x हमें फाइंड करना है और y का मान कितना है, तो आपका जवाब होगा 3 है गुना 1। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। 3 दूनी 6 माइनस 2x और इधर x प्लस 3, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो इधर घटेगा, ये 6 में 3 इधर आकर घट जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, और ये माइनस 2x उधर x में जाकर जुट जाएंगे तो ये 3x, तो x बराबर यहाँ से कितना 1। और यही है हम x यानी प्रवाह की गति तो ही तो पूछ रहा था हमसे, तो x का मान निकल गया 1 किलोमीटर पर घंटा। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट दोस्त, अभी तक अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं जो क्या कहते हैं अभी ये 25वां वीडियो है, तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 30 वीडियो आपको ज़रूर देने का कोशिश करूँगा। बस 5 वीडियो दूर है, तो क्या इसके लिए आप सब्सक्राइब करो? नहीं, इसके मैं पढ़ाई से रिलेटेड अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे तरीके अपलोड करता हूँ, जिससे आप अपने तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो जुड़िए, देखिए, मज़ा आएगा और हमारे साथ करने में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फ्रंटिक शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, यानी स्वर को बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम में उससे पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पहले लिखने का कोशिश करेंगे। क्या है, FRANTIC, यही है ना, TIC। ठीक है, तो इसने कहा है कि स्वर जो होगा उसके बाद वाले में बदलना है, जितने भी स्वर दिखेगा उसके बाद वाले में बदलना है। स्वर क्या क्या होता है, जैसे भावल तो आपका 5 होता है, A E I O U, इसको जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं, भावेल को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर। तो इसमें जितने भी स्वर दिख रहे हैं उसको बाद वाले में बदल देना, यानी अगले संख्या में। तो आपको A दिख रहा है, A दिख रहा है, तो A के बाद क्या होगा, B, और एगो क्या दिख रहा है, I दिख रहा है, तो I के बाद क्या होगा, J। तो ये तो मैंने स्वर को बदल दिया, लेकिन इसने कहा प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से बदलना है। जैसे यहाँ पर F है, F के पहले क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा E। R भी क्या है, व्यंजन ही है, यानी कॉन्सोनेंट ही है। देखिए 2 चीज़ तो आपने पढ़ा होगा जो इंग्लिश ग्रामर में, एक भावेल और एक कॉन्सोनेंट। तो भावेल जो 5 होते हैं, बाकी बात जो भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो ये भावेल में तो नहीं आता है। तो ये देखिए व्यंजन है, इसके पहले ये क्या आएगा, आर किसके पहले आते हैं, तो आपका जवाब होगा कि क्यू के पहले। एन के पहले क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा कि एम आएगा। टी के पहले एस आएगा, सी के पहले बी आएगा। तो मैंने दोनों टर्म को पढ़ा और यहाँ पर बदल दिया। अब इसने कहा क्या, ये सब क्वेश्चन ईजी है, बट अब थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। और क्या, इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई देगा, तो कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा कि जो ये नया डाटा बना इसमें कौन सी अक्षर 2 बार है, बी। कौन सा, बी। तो ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तो ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। विभिन्न वर्गों में संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, यानी वर्ग जो है ये व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। किसको, व्यक्ति को। ये जो वर्ग वाला फिगर दिख रहा है वह व्यक्ति की संख्या को दर्शाता है। और वृत्त जो है वह चिकित्सक को, ये जो आपको वृत्त दिख रहा है वह कौन है, चिकित्सक है, चिकित्सक।
अच्छा, इस प्रकार से ना। चलिए, चिकित्सक है। वर्ग पुरुष और त्रिभुज परोपकारी को दर्शाता है। व्यक्ति या पुरुष जो भी गए वो तो बराबर ही है। त्रिभुज परोपकारी को दर्शाता है। त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जो है वह परोपकारी है। क्या है? परोपकारी। बस आगे जो हमसे कह रहा है, मैंने सभी के डाटा को लिख दिया। यानी वर्ग को व्यक्ति भी कह रहा है और पुरुष भी कह रहा है। ठीक है, तो इसने कहा है कि कितने परोपकारी हैं, जो कि ऐसे कितने परोपकारी हैं जो ना पुरुष है और ना ही चिकित्सक। यानी इसका कहने का मतलब कि ना तो चिकित्सक वृत्त में आना चाहिए, ना ही वर्ग में आना चाहिए। तो ऐसा कहाँ पर डाटा है? तो एक 3 ही दिख रहा है, जो कि ना ही वृत्त में है और ना ही वर्ग में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर आएगी? तो ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बस नॉर्मल स्टूडेंट के प्रैक्टिस के लिए ले लिया हूँ। ये सब क्वेश्चन में कोई जान रहता नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से बनेगा, थोड़ा सा सोचोगे। जैसे यहाँ से देखिए, 3 से 2 बढ़ा है 5, 5 से 2 बढ़ा है 7, तो 7 से 2 बढ़ेगा तो इधर कोई संख्या होगा, यानी 2 2 बढ़ रहा है। तो इधर से भी देखिए क्या हो रहा है, 2 घट रहा है। तो अब कहिएगा कैसे 2 घट रहा है? तो 1 से -1 हुआ है, 1 में -2 कीजिएगा तभी जाकर -1 होगा। तो फिर इधर -2 कर दीजिए, 1 में -2 कर दीजिए, क्या होगा? -3। क्या होगा? तो यहाँ पर जो बढ़ाएगा फिल होगा वह -3 फिल होगा। क्या होगा? -3। तो ये -3 राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, यहाँ से -2 करेंगे तो -3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, ये नहीं कि मैं कहीं और से लाता हूँ। ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, पेपर का क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप से मैंने देखा है कि बहुतों बार यानी बहुत ज़्यादा पूछा है क्वेश्चन। तो इस तरह का ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो पूछेगा। तो इसमें देखिए क्या है, 6 व्यक्तियों आदित्य, विनोद, छाया, दिलशान जो भी है, तो फातिमा ने एक ही वर्ष में विभिन्न यात्रा की, अर्थात जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। उनमें से किसी ने भी विनोद के बाद यात्रा नहीं की। तो इसमें कहीं ना कहीं महीना दिया है और कुछ नाम दिया है जो कि अलग अलग महीने में यात्रा कर रही है। तो कहाँ से है? जनवरी, उसके बाद मार्च। इसको करने का एक सही तरीका बता रहा हूँ, समझिएगा। मई, उसके बाद जुलाई, उसके बाद सितंबर, उसके बाद नवंबर। यही 6 मंथ होगा, क्योंकि 6 व्यक्ति है, 6 मंथ ही है। ठीक है, तो अब मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझते जाइएगा और करते जाइएगा आगे। इसने क्या कहा कि उनमें से किसी ने भी विनोद के बाद यात्रा नहीं की। इसका मतलब विनोद वो व्यक्ति है जो सबसे लास्ट में किया है, यानी नवंबर में किया है। तो नवंबर में कौन किया है? विनोद। कौन किया है? विनोद। तो विनोद यहाँ पर आ गया, बात समझ रहे हैं। जिसने छाया के तुरंत बाद यात्रा किया है, इसका मतलब ये छाया के बाद किया है, तुरंत बाद। इसका मतलब इससे पहले कौन आया होगा? छाया। ठीक है, इससे पहले कौन आया होगा? छाया। फिर कहता है स्टार से पहले 3 व्यक्ति ने यात्रा की है। तो कहाँ पर किसी व्यक्ति को रखें जो कि उससे पहले 3 जगह खाली होनी चाहिए या 3 जगह दिखनी चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ अगर मैं किसी को बैठाता हूँ तो इसके पहले 3 व्यक्ति दिख रहा है। क्या बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब स्टार को कहाँ बैठाएंगे? तो आपका जवाब होगा कि यहाँ बैठा दीजिए। ये जो स्टार नाम के व्यक्ति है इसको यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, इससे पहले केवल 3 व्यक्ति, तो 3 जगह दिख रहा है, यानी इधर 3 व्यक्ति बैठा होगा, है ना। फातिमा के ठीक बाद आदित्य बैठा है, बात समझ रहे हैं। तो इस लाइन को तो अभी हम नहीं बैठा सकते। इसने कहा क्या है? फातिमा के बाद आदित्य बैठा है। फातिमा के बाद आदित्य बैठा है, तो ये
बात होनी चाहिए। लेकिन कहाँ, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मैंने अगला लाइन पढ़ा, दिलशान ने मई महीने में यात्रा किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वह दिलशान है। कौन है? दिलशान, मई महीने में। अब इसको यहाँ पर बैठा सकते हैं, फातिमा इधर, ये फातिमा, उसके बाद ये आदित्य। क्या है? आदित्य। ओके, तो ये आ गया, सब के सब बैठ गए। तो उनमें से किसने मई में किया है? और देखिए पूरा राम कहानी ख़त्म, और डायरेक्ट आंसर ये था कि मई में दिलशान ने किया है। मई में किसने किया है? दिलशान ने, सीधे ये बता दिया है। इतना राम कहानी करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। इसीलिए कहता हूँ कभी कदाल कि लास्ट पॉइंट पर भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, आपका दिलशान जो है मई में यात्रा किया है, और यहाँ पर डायरेक्ट, अच्छा ना 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 ना, गलती है दोस्त, नहीं किया है। दिलशान ने मई में नहीं किया है। चलिए पूरा कहानी है, गलत हो गया। चलिए देखिए, पूरा कहानी नहीं, यहाँ से गलत हुआ है। ठीक है दोस्त, देखिए इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो कि हमसे गलती नहीं होगी। गलती हो सकती है और किसी से भी हो सकती है। मेरे जगह पर कोई भी रहे, आराम से गलती कर सकते हैं, लेकिन गलती को एक्सेप्ट कर ले, वो बड़ी बात है। और कुछ लोग एक्सेप्ट करने के लिए चाहते ही नहीं है कि मैं एक्सेप्ट करूं कि ये गलती है। तो देखिए क्या कहा है, दिलशान ने मई महीने में यात्रा नहीं किया है। मई में यात्रा नहीं, अगर मैं कहूं कि ये दिलशान यहाँ पर बैठा दूँ, तो क्या ये वाली लाइन फील हो सकती है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप दिलशान को बैठा दीजिए। कहाँ पर? यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों जब भी आएंगे साथ आएंगे, क्योंकि ये दोनों जब भी आएंगे साथ आएंगे। तो यहाँ पर बचा 2 स्थान, वही है फातिमा और ये आदित्य का। फातिमा और आदित्य का, ठीक है, फातिमा और आदित्य का, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमसे पूछा है मई में किसने, तो मई में कौन है दोस्त? आदित्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य। बात समझ रहे हैं? तो ये राइट है। चलिए देखिए नेक्स्ट। दोस्त आज थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा है, लगता है आज थोड़ा बारिश में भीग गए थे, जिसके वजह से सिर में दर्द हो गया है। तो यहाँ पर देखिए 6 व्यक्ति ABCDEF है, 6 व्यक्ति। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं करा दूंगा। इसका मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे कि आप कमेंट अगर इसके बारे में करते हैं तो आप स्टार बोलकर कमेंट कर दीजिएगा कि स्टार जो बताए थे वो क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मैं बता दूंगा। बस सेम टू सेम है जो पहले कराया। कमल लक्ष्मी से 10 मीटर दक्षिण पश्चिम की दूरी में। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, आपको कुछ आइडिया थोड़ा बहुत आना चाहिए। क्या? डायरेक्शन की आइडिया पता होनी चाहिए। जैसे मैं एक प्लस का चिन्ह ले रहा हूँ, ये पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट, वह मिड पॉइंट होगा। अगर इधर से हमको इधर जाना होगा तो वह पूरब होगा। क्या होगा? पूरब। इधर से हमको इधर जाना होगा तो वह पश्चिम, और ऊपर जाना, यहाँ से हमको ऊपर जाना होगा तो वह उत्तर, और इधर से नीचे जाना होगा तो वह दक्षिण। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। और इन दोनों के बीच के पॉइंट को, इन दोनों के बीच के यानी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। इस पॉइंट को पश्चिम दक्षिण, इस पॉइंट को पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व कह सकते हैं। तो ये बात समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कमल लक्ष्मी से 10 मीटर दक्षिण पश्चिम की दूरी पर है, ठीक है। तो लक्ष्मी से, मैं लक्ष्मी को कहीं बैठा देता हूँ इस पॉइंट पर, कहने का मतलब ये बीच वाला पॉइंट। अगर मैं लक्ष्मी को यहाँ बैठा रहा हूँ और इसका मैं अगर डाटा लूँ, कुछ इस प्रकार से खींच दूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट पर लक्ष्मी बैठी है। 10 मीटर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम किधर?
ये आपका दक्षिण और ये आपका पश्चिम। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम इधर 10 मीटर। कौन? कमल। यहाँ पर कमल बैठा है, यहाँ पर कमल बैठा है, ठीक है। उसके बाद कहता है अधिमोहित लक्ष्मी से 10 मीटर दक्षिण पूर्व। तो ये वाला डाटा आपका क्या है? पूरब है। दक्षिण पूर्व कितना? 10 मीटर। तो दक्षिण पूर्व क्या? ये आपका पूरब, ये आपका दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व इधर किससे? लक्ष्मी से ही। मोहित। कौन? मोहित, ठीक है। तो मोहित कमल के संदर्भ में किस दिशा में है? इसके संदर्भ में मोहित किधर है? तो अगर मैं यहाँ से एक डाटा सीधा से एक रेखा खींचूँ तो ये देखिए, यहाँ से ये किस ओर भाग रहा है? ये पूरब की ओर। यहाँ से ये किस ओर भाग रहा है? पूरब की ओर। तो कमल के संदर्भ में पूछा है, तो कमल के ये किधर है? पूरब में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरब में। तो ये चीज़ मान कर चलिएगा तो आंसर गलत नहीं होगा। बाकी बात थोड़ा सा और क्या बोलो, ये क्वेश्चन ध्यान में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने कराया, क्योंकि इसमें जो कुछ क्वेश्चन लिए हैं पिछले वीडियो में मैंने लंबे होने के वजह से कुछ क्वेश्चन नहीं कराया था, जिसके वजह से उस क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में ले लिया है। तो पता नहीं ये क्वेश्चन कराया है कि नहीं, उतनी ध्यान में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एफ बड़ा है सी से। कथन जो है सो है, लेकिन हमको निष्कर्ष अगर देखें, क्योंकि निष्कर्ष के ही बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है, तो एफ बड़ा है सी से। तो इसके लिए मैंने कल ट्रिक बताया था कि इसको कैसे पता कर सकते हैं। एफ कहाँ है? यहाँ है। सी कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में अगर चिन्ह को देखें तो कौन कौन सा चिन्ह आया है? पहले एक ये वाला चिन्ह, फिर कौन सा चिन्ह? ये वाला चिन्ह, फिर कौन सा चिन्ह? ये वाला चिन्ह, ठीक है। तो सभी बड़ा बड़ा के चिन्ह जा रहा है, यानी सी की ओर बड़ा ही दिख रहा है, सी को और बिल्कुल बड़ा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये सत्य है, ठीक है। अब दूसरा देखूं तो डी और ए के तुलना करूं, डी और ए का तुलना करूं तो डी कहाँ पर है? यहाँ पर, और ए यहाँ पर। चलिए अब डी और ए पर चर्चा कर लेते हैं। डी और ए, तो डी यहाँ और ए यहाँ। तो डी से बड़ा यानी इधर जा रहा है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि उल्टा देखने में, तो मैं सीधा लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए। डी किधर है? इधर है। ए इधर है, ठीक। तो ए और डी। अब देखिए ए से इधर यहाँ पर ये वाला चिन्ह, उसके बाद फिर ये वाला चिन्ह, फिर ये वाला चिन्ह, फिर ये वाला चिन्ह। तो देखिए ए और डी की तुलना करने के लिए बोल रहा है। मैंने क्या कहा है कि बीच में ऐसा ऐसा नहीं आना चाहिए, बीच में ऐसा ऐसा वाला चिन्ह नहीं होना चाहिए, दो चिन्ह। तो इसके बीच में देखिए एक ऐसा वाला आ गया, एक ऐसा वाला भी आ गया। तो कहीं ना कहीं ये वाला फिल कर रहा है, कहीं ना कहीं ये वाला डाटा फिल कर रहा है। ये वाला चिन्ह नहीं आनी चाहिए। अगर आ गया तो वो गलत है, अगर आ गया तो वो गलत है। भले ही इसके आगे में बराबर लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये चीज़ दिख गया तो ये गलत है। भले ही जैसे कहने का मतलब कि ये चिन्ह यहाँ ना होकर कहीं इधर भी होता, या ये चीज़ यहाँ ना होकर यहाँ भी हो जाता, तब पर भी हम कहते हैं कि गलत है। बात समझ रहे? यानी कहने का मतलब बीच में ये इधर हो और ये इधर हो, कुछ इस प्रकार से भी बन जाए तब पर भी हम गलत मानेंगे, या बीच में इस प्रकार से भी बन जाए तब पर भी हम गलत मानेंगे। तो ये चीज़ बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिससे कि आप जल्दी कर सकते हो, बिना कुछ सोचे विचारे आंसर दे सकते हो। तो इसमें केवल एक सत्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी मेरे में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं,
तो इसको यहीं पर एंड करेंगे। ये क्वेश्चंस को कर लेते हैं फिर एंड कर देंगे। हालांकि जो कल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे उसका आंसर ज़रूर मैं बता दूंगा। देखिए कुछ ये डाटा है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और इस प्रकार बनी नई संख्या को बाएं से दाएं की ओर के अंकों का योग बताइए। बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे, तो भले ही आप इस पूरे डाटा को उतारोगे पहले फिर अब बनाओगे, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर समझाने के लिए उसी तरीके से बता रहा हूँ, उतार कर बता रहा हूँ, फिर मैं कहूँगा कि नहीं डायरेक्ट कैसे आप कर सकते हो। 1 2 5 1 6 यानी 5 6 1 3 7 4 2 8 ये है। तो इसको आपको सजाना है आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा कौन? 1, उससे थोड़ा सा बड़ा 2, उससे थोड़ा सा बड़ा 3, उससे थोड़ा सा बड़ा 4, उससे थोड़ा सा बड़ा 5, उससे थोड़ा सा बड़ा 6, उससे थोड़ा सा बड़ा 7, उससे थोड़ा सा बड़ा 8। क्या और कोई संख्या है क्या? नहीं। तो इसने कहा कि नई संख्या जो बनी उसमें बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा क्या? तो आपका जवाब होगा कि बाएं से दूसरा 2, फिर दाएं से दूसरा 7। तो इन दोनों का योग क्या होगा? 7 2 9। ऐसे कीजिएगा। तो आप एक बार डाटा को उतारिएगा तब कीजिएगा। तो बेहतर है बिना डाटा उतारे सोचिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि देखिए जितना जल्दी आपका सोच से आंसर आ सकता है उतना जल्दी लिखने से नहीं आएगा, ये तो बात फिक्स है। कैसे? देखिए इसने क्या कहा कि नई संख्या बनेगी भले ही कोई क्रम में सजी हो, लेकिन इसने कहा बाएं से दूसरे और दाएं से भी दूसरे। तो देखिए 1 से थोड़ा सा बड़ा कौन होगा? 2, यानी दूसरा स्थान पर क्या आएगा? 2। पीछे से दूसरा स्थान सबसे बड़ा कौन है? 8, उससे थोड़ा सा छोटा 7, पीछे से दूसरा स्थान 7, और इन दोनों का योग कितना? 9। तो बिना सोचे बिना लिखे आपका आंसर आ सकता है। तो ये क्वेश्चंस रहने देते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, टाइम कम होने की वजह से दूसरे वीडियो में ले लूँगा। तो देखिए कल मैंने ये क्वेश्चंस को पूछा था, तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही आंसर दिया था, और इजी क्वेश्चन है तो आराम से दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी के निर्देशन किसने किया था? तो वह रिचर्ड एटनबरो था, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। और ये हमारा टेलीग्राम लिंक है जिससे आप इस वीडियो का पीडीएफ पा सकते हैं। इस वीडियो का जितने भी मेरे वीडियो है सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और इसका क्यूआर है, इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं। अगर इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। और बाकी बात इतना दूर तक अगर रुके हैं तो कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड हैं, तो हो सकता है कि आपको पसंद आई हो सकता है नहीं भी आई हो, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर हम चाहते हैं कि हमें सपोर्ट करें तो अपने भाई मित्र दोस्त स्टडी ग्रुप में कहीं भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक थोड़ा सा हौसला मिलेगा कि ताकि और भी मैं आप सबों के लिए इस तरह के वीडियो बना सकूं, अच्छे क्वेश्चंस को ला सकूं। तो ये सब कब हो सकता है? जब आप हमारे हौसला बढ़ाओ, और वो कैसे? लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ा सकते हैं। बाकी बात क्या बोलूँ, आप खुद समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।